आज के इस क्लास में मैं आपको ठोसों के वैद्युत और चुंबकीय गुणों के बारे में बताना चाहूँगा। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि इस वाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठोसों में विद्युतीय और विद्युतीय गुण। अनेक प्रकार के ठोसों में विद्युत धारा का संचालन करने का गुण होता है। उनका यह गुण विद्युत चालकता कहलाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कहलाता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के आधार पर ठोस तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है चालक, इंग्लिश में कंडक्टर। दूसरा है विद्युत रोधी या इंसुलेटर। और तीसरा है अर्धचालक सेमी कंडक्टर। चालकों के अंतर्गत दो प्रकार के ठोस आते हैं। मुख्य रूप से धातुएं हैं। सभी धातुएं विद्युत चालक होती हैं। उनकी चालकता का जो रेंज है वो 10⁴ से लेकर के 10⁷ पर ओम पर मीटर, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये होता है, जो बहुत अधिक है। और विद्युत रोधी पदार्थों में जो चालकता का रेंज है ये बहुत ही कम होता है। सबसे कम होता है 10⁻20 से लेकर 10⁻10 तक ये मान होता है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। और अर्धचालकों में जो ये चालकता का मान होता है, ये कैलकुलेट करके देखा गया तो 10⁻6 से लेकर के 10⁴ ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये होता है। अब चालकों की बात करते हैं तो पहले ही बताया गया कि दो प्रकार के ठोस मुख्य रूप से, एक तो धातुएं हैं, मेटल्स हैं, जो चालक की भांति कार्य करती हैं। दूसरा आयनिक यौगिक होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड है, वह भी चालक की भांति कार्य कर सकता है। और आयनिक यौगिकों को गर्म करने पर या उन्हें जल में घोलने पर उसमें आयनन हो जाता है। उनको बहुत अधिक गर्म कर दिया जाए यदि, तो फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने का अर्थ है वो पिघल जाते हैं। तो फ्यूज्ड कंडीशन में यदि NaCl है तो उसमें विपरीत आवेशित आयनों की उपस्थिति के कारण यदि हम उसके दो सिरों पर विभवांतर स्थापित कर दें तो उसमें आयनों के प्रवाह का गुण आ जाता है। तो इस कारण उसमें चालकता का गुण दिखाई देता है। और धातुओं की जो चालकता होती है वो उनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत विभवांतर स्थापित करने पर गतिशील हो जाते हैं, जिसके कारण सभी धातुओं में विद्युत धारा का संचालन करने का गुण होता है। एक विशेष बात है कि धातुओं को यदि हम गर्म करें, उनका तापमान बढ़ा दें, तो उनकी चालकता घटने लगती है। इसकी व्याख्या की गई कि जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके परमाणुओं में कंपन बढ़ जाता है। उनके कंपन के बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉनों के संचालन में बाधा आती है, जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। उसमें प्रतिरोध बढ़ने लगता है। धातुओं का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा आती है और उनकी चालकता घटने लगती है। इसके विपरीत यदि धातुओं का तापमान कम करें तो उनका प्रतिरोध घटता है और उनकी चालकता बढ़ने लगती है। यह विशेष बात है चालकों के संबंध में। सभी धातुएं इस प्रकार के इस चालक के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है विद्युत रोधी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का संचालन नहीं कर पाते, जैसे डायमंड का क्रिस्टल। अगर हम डायमंड की बात करें, डायमंड के क्रिस्टल की विशेषता है कि वह विद्युत धारा का
संचालन नहीं करता, तो उसको हम विद्युतरोधी पदार्थ के रूप में जानते हैं। ऐसे पदार्थों में पहले ही बताया गया कि ये चालकता का मान बहुत कम होता है। विद्युत चालकता की वैल्यू कम होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होते और ये विद्युत धारा का संचालन नहीं कर पाता। तीसरा, अर्धचालकों की अगर हम बात करें तो अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता विद्युतरोधी और चालक दोनों के मध्य होती है। अर्धचालकों को गर्म करने पर उनकी चालकता बढ़ती है। जैसे ये वैल्यू है 10⁻⁻6 से 10⁴ तक, तो ये वैल्यू बढ़ेगी जब हम गर्म कर देंगे, तो उसमें चालकता का गुण आ जाता है अर्धचालकों में। जैसे शुद्ध सिलिकन और जर्मेनियम। शुद्ध सिलिकन का जो संकेत है वो Si और जर्मेनियम का संकेत है Ge। ये प्योर फॉर्म में अगर हैं, उसमें कोई डोपिंग नहीं की गई है, कोई मिलावट नहीं की गई है, तो ये अपनी शुद्ध अवस्था में अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं। अर्ध का मतलब होता है आधा, सेमी माने भी आधा होता है, तो अर्धचालक या सेमी कंडक्टर। अब महत्वपूर्ण बात है चालकता, क्योंकि विद्युतीय गुण पढ़ रहे हैं, तो यह गुण मुख्य रूप से ठोसों में वो चालकों में होता है। और चालकों की, जैसे मुख्य रूप से धातुओं की अगर हम बात करें, तो धातुओं की चालकता उनके मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है। अब हम धातुओं के चालकता की व्याख्या करना चाहें तो इस कार्य में दो महत्वपूर्ण थ्योरी दी गई हैं, सिद्धांत दिए गए हैं। एक तो धातुओं की संरचना के संबंध में इलेक्ट्रॉन सी मॉडल प्रस्तुत किया गया, जिसके अनुसार ये बताया गया कि धातुओं की संरचना में कोर में अनेक परमाणु होते हैं जो धनावेशित होते हैं। इनमें से इलेक्ट्रॉन त्याग दिए जाते हैं और ये सब धनावेशित परमाणु हैं। इनके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो त्यागे गए वो मुक्त रूप से निकल करके धातु परमाणुओं के बीच बीच में या फिर इनकी सतह पर चारों ओर इलेक्ट्रॉन सी के रूप में पाए जाते हैं। इसे इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में या इलेक्ट्रॉन का समुद्र मॉडल कहा गया, धातुओं का इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। तो इनकी संरचना इलेक्ट्रॉन सी मॉडल द्वारा समझाई जाती है और इनकी कंडक्टिविटी की व्याख्या के लिए दूसरा सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, जिसे एनर्जी बैंड सिद्धांत कहते हैं। एक नया सिद्धांत दिया गया जिसे कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। और एनर्जी बैंड थ्योरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पर आधारित है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आपको क्या बताया गया, ये कक्षा 11 में आपको बताया जा चुका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, कि जब दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो उनके ऑर्बिटलों के मध्य संयोग होता है, और जब परमाणु ऑर्बिटल परस्पर संयोग करते हैं तो उनसे अणु ऑर्बिटल या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं। आपको पहले जानकारी दी गई है कि दो प्रकार के ऑर्बिटल में एक होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, और इससे अधिक ऊर्जा का बनता है ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दो प्रकार के ऑर्बिटल बनते हैं, जिसमें ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों का वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। इस तरह की बात आपको MO थ्योरी में बताई गई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MO थ्योरी। तो जो ये एनर्जी बैंड सिद्धांत है वह MO थ्योरी पर आधारित है। इस हेतु आपको एनर्जी बैंड थ्योरी समझने के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो बातें हैं एनर्जी बैंड थ्योरी ही मुझे समझाना है। ठोस अवस्था में जब धातुएं होती हैं तो उनके परमाणु ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण होता है, और वो इलेक्ट्रॉन परस्पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के रूप में पाए जाते हैं, और उनकी ऊर्जा में इतना कम अंतर होता है कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल न बना करके एक एनर्जी बैंड का निर्माण करते हैं, एनर्जी बैंड का निर्माण करते हैं। अब यह देखा गया कि धातु परमाणु के बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन द्वारा कोई बैंड का निर्माण हो रहा है, एनर्जी बैंड का निर्माण हो रहा है,
तो उसे कहेंगे वैलेंस बैंड। ऐसे बैंड को कहेंगे वैलेंस बैंड। यदि वैलेंस बैंड में आधे भरे हुए ऑर्बिटल उपस्थित हैं, अर्थात उसमें प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि आपको बताया गया है। यदि उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन है कुछ ऑर्बिटलों में, या 1-2 कुछ भी हो, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटलों में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या आधी है, तो उसमें विद्युत धारा का संचालन करने का गुण आ जाता है। और यदि ऐसा नहीं है तो ये वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन और इसके ऊपर जो एनर्जी का बैंड होता है उसे कहा गया कंडक्शन बैंड या चालन बैंड। तो एनर्जी बैंड में जो 2 स्तर हैं, नीचे का स्तर बताया गया कि वैलेंस बैंड है VB वैलेंस बैंड, और ऊपर बताया गया कंडक्शन बैंड। यदि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में बहुत कम अंतर है या कोई अंतर नहीं है, तो धातुओं में इस तरह का गुण पाया जाता है और वो पदार्थ विद्युत धारा का चालक हो जाता है। इन दोनों के मध्य, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य यदि बहुत अधिक अंतर है, मान लीजिए इस तरह से एक चित्र के द्वारा दिखा रहे हैं, ये दोनों की ऊर्जाओं में बहुत अधिक अंतर है। यहाँ दिखा रहे हैं वैलेंस बैंड और यहाँ दिखा रहे हैं कंडक्शन बैंड, दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है। तो गैप अधिक होने पर यह पदार्थ इंसुलेटर हो जाता है, यह विद्युत रोधी हो जाता है। और जहाँ तक अर्धचालकों की बात है, तो यह गैप उनमें थोड़ा कम होता है, धातुओं से अधिक और विद्युत रोधी पदार्थों से कम। इन दोनों के मध्य में यह गैप पाया जाता है। आइए अब हम अर्धचालकों में विद्युत चालन समझते हैं। चालकों में विद्युत चालन, इसके पहले आपको बताया गया कि धातुओं में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य अंतर बहुत कम होता है, जबकि इंसुलेटर में, विद्युत रोधी पदार्थों में यह अंतर बहुत अधिक होता है। अर्धचालकों की जहाँ तक बात है, अर्धचालकों में प्रायः सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि तत्वों को रखा जाता है। तो अर्धचालकों में यह जो गैप है, अंतर है, वह थोड़ा कम होता है। और यदि हम सिलिकॉन या जर्मेनियम को गर्म करें तो इनकी चालकता बढ़ती है, किंतु यह जो चालकता है वह हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी नहीं हो सकती, तो इतनी अधिक नहीं बढ़ती कि उसका उपयोग किया जा सके। अतः इन पदार्थों में, सिलिकॉन में, जर्मेनियम में कुछ अन्य पदार्थों या तत्वों की डोपिंग करके हम इनकी चालकता को बढ़ा सकते हैं। यह क्रिया 2 तरह से की जा सकती है। आपने आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा है कि कार्बन को 14वें वर्ग में रखा गया। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, पीबी, इन तत्वों को। और 15वें वर्ग में जो तत्व रखे गए हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन तत्वों को रखा गया। इसके पहले जो 13वें वर्ग की जहाँ तक बात है, तो उसमें बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम इत्यादि तत्वों को रखा गया। यदि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो यहाँ पर चर्चा हो रही है, सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक हैं, ये इंट्रिंसिक अर्धचालक होते हैं, अर्थात इसमें अन्य पदार्थों की जब डोपिंग नहीं होती तो ये अर्धचालक की भांति कार्य करते हैं। यदि हम इन तत्वों में इससे आगे के 15वें वर्ग के तत्वों, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, इन तत्वों की डोपिंग कर दें तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से यदि हम यहाँ पर नाइट्रोजन की डोपिंग नहीं कर सकते क्योंकि यह गैसीय अवस्था में होता है, इसी प्रकार से यदि हम बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम इन पदार्थों की डोपिंग करें तो भी हम सिलिकॉन और जर्मेनियम की चालकता को बढ़ा सकते हैं। इस बात को अलग से समझते हैं। जब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में फास्फोरस या आर्सेनिक
की डोपिंग करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन करने से पता चलता है कि सिलिकॉन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि फास्फोरस या आर्सेनिक के बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन इन तत्वों में अधिक होते हैं। तो जब इन तत्वों की डोपिंग की जाती है तो इनके अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन, नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन या जर्मेनियम के वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में प्रवेश कर जाते हैं और इनकी चालकता के लिए उत्तरदायी हो जाते हैं। इस प्रकार के सेमीकंडक्टर को हम, जो डोप्ड सेमीकंडक्टर है, इसे हम एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। जबकि जब हम इन तत्वों बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम इत्यादि की डोपिंग करते हैं तो आप जानते हैं कि कार्बन के बाह्य कोश में, सिलिकॉन के बाह्य कोश में, जर्मेनियम के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन तत्वों में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्य कोश में, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इस स्थिति में सिलिकॉन या जर्मेनियम के बाह्य कोश का अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन इनके कंडक्शन बैंड में, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम इत्यादि के कंडक्शन बैंड में प्रवेश कर जाता है और इन तत्वों में, सिलिकॉन या जर्मेनियम में धनावेशित रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं और उन धनावेशित रिक्तियों के आभासी गति के कारण, क्योंकि धनावेशित है, पॉजिटिवली चार्ज्ड ये रिक्तियां हैं, तो इन रिक्तियों के आभासी गति के कारण इस डोप्ड सिलिकॉन और जर्मेनियम में चालकता का गुण उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह के डोपिंग के बाद जो पदार्थ प्राप्त हुआ होता है सेमी कंडक्टर, उसको पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो सेमीकंडक्टर की डोपिंग के पश्चात हमें 2 तरह के सेमीकंडक्टर प्राप्त होते हैं। इनका दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उपयोग है। जैसे इनका जो उपयोग है ट्रांजिस्टरों के निर्माण में, ट्रांजिस्टर के निर्माण में, दूसरा डायोड के निर्माण में, तीसरा सोलर सेल के निर्माण में, सोलर सेल के निर्माण में, या अनेक अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं जिनके निर्माण में एनपी टाइप के सेमीकंडक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है ठोस पदार्थों में चुंबकीय गुण। ठोस पदार्थों में चुंबकीय, यहाँ पर पहले से विद्युतीय गुण लिखा हुआ है, इसको चेंज करते हैं। ठोसों में चुंबकीय गुण या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इन सॉलिड्स। हम जानते हैं कि सभी पदार्थों में, इलेक्ट्रॉनों में 2 प्रकार की गति होती है। पहली गति तो धनावेशित नाभिक के चारों ओर घूर्णन के रूप में होती है, इलेक्ट्रॉन घूर्णन गति करते हैं। दूसरी गति जो होती है, ये अपने ही घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन अपने पथ पर स्पिन करते हैं। तो पहला घूर्णन गति और दूसरा स्पिन गति। दोनों प्रकार की गतियों के कारण इलेक्ट्रॉनों में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। यहाँ एक बात जानना जरूरी है कि जब कोई आवेश गतिशील होता है तो उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है, उसका वातावरण चुंबकीय हो जाता है। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन चूंकि आवेशित है, यह गति करता है तो इसके चारों ओर का क्षेत्र चुंबकीय हो जाता है। यहाँ 2 प्रकार की गति के कारण, घूर्णन गति और स्पिन गति, 2 प्रकार के चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होते हैं, जिसके कारण पदार्थों में चुंबकत्व का गुण आ जाता है। चुंबकत्व के गुण के आधार पर पदार्थ अनेक भागों में बांटे जा सकते हैं। यहाँ पर 5 प्रकार में बांटा गया है। पहला है पैरामैग्नेटिक, दूसरा है डायामैग्नेटिक, तीसरा है फेरोमैग्नेटिक,
फेरोमैग्नेटिक। चौथा है एंटी फेरोमैग्नेटिक। और पांचवा टाइप है मैग्नेटिक सब्सटेंस का फेरी मैग्नेटिक। अनुचुंबकीय। पहला जो पैरामैग्नेटिक है इसको हिंदी में कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ। दूसरा बताया गया प्रतिचुंबकीय। तीसरा फेरोचुंबकीय। तीसरे को लिखा गया फेरोचुंबकीय। पांचवा एंटी फेरो, प्रति फेरो या एंटी फेरो, यहाँ पर एंटी फेरो चुंबकीय। और अंतिम है फेरी चुंबकीय। ये पदार्थ के 5 प्रकार हैं चुंबकीय गुण के आधार पर। अब एक एक करके 5 के बारे में हम पढ़ेंगे। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। अनेक ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की ओर धीमी गति से आकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। यह गुण ऐसे पदार्थों में आता है जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जिनके बाह्य कोश के ऑर्बिटलों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। प्रायः डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनमें इस तरह का लक्षण पाया जाता है। जैसे यह तत्व है या आयन है, जैसे आयरन है Fe, मान लीजिए Fe++ है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और होना तो चाहिए 4s2 और 3d6, लेकिन यहाँ 2 प्लस चार्ज है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4s के 2 इलेक्ट्रॉन गायब हो जाते, 4s0, तो 3d6 व्यवस्था प्राप्त होती है, d इलेक्ट्रॉन्स। यदि हम इसका वितरण दिखा दें कुंड के नियम से, अगर हम वितरण दिखाएं तो 5 ऑर्बिटलों में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 और ये छठा इलेक्ट्रॉन। यहाँ 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण फेरस अवस्था में आयरन में पैरामैग्नेटिक गुण पाया जाता है। इसी प्रकार से डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं सभी के आयनों में, जैसे कोबाल्ट CO++, निकिल ++, इन सभी में, कॉपर में Cu2+, इस आयन में, क्यूप्रिक आयन में ये पैरामैग्नेटिक बिहेवियर दिखाई देता है। पहला हो गया। दूसरा है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस या प्रतिचुंबकीय। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़े प्रतिकर्षित होते हैं उन्हें हम प्रतिचुंबकीय या डायमैग्नेटिक पदार्थ कहते हैं। जैसे सोडियम आयन है, यहाँ पर सीधे लिखते हैं Na+ आयन। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाएं तो 1s2 2s2 2p6, इसमें s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p(x,y,z) तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं और पेयर्ड इलेक्ट्रॉनों का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, क्योंकि उनकी दिशा विपरीत है, स्पिन विपरीत है, तो दोनों के चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अतः ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित नहीं होते बल्कि प्रतिकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार के पदार्थों को, जैसे एक उदाहरण ये दिया गया, ऐसे सभी आयन जिसमें सोडियम है या लिथियम आयन है, पोटेशियम है, इन सभी में अगर ये आयनिक कैल्शियम है या मैग्नीशियम है, इस तरह के जो तत्व हैं इन सभी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। तीसरा है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। अनेक पदार्थ ऐसे प्रकृति में पाए जाते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर शीघ्रता से, तेजी से चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं।
ऐसे पदार्थों को फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे Fe आयरन में लौह चुंबकत्व पाया जाता है, कोबाल्ट तत्व में, निकिल में, इन सभी तत्वों में ये फेरोमैग्नेटिक गुण पाया जाता है। इसका कारण है इन ठोस पदार्थों में जो परमाणुओं के निकटवर्ती परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक विशेष प्रकार की समांतर व्यवस्था में लॉक हो जाते हैं। जैसे ये विभिन्न परमाणु हैं तो इनके बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो समांतर व्यवस्था में ऐसे एक ही डायरेक्शन में ये लॉक हो जाते हैं, जिसके कारण ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसकी ओर शीघ्रता से आकर्षित होते हैं। इन लॉक्ड इलेक्ट्रॉनों के क्षेत्र को हम मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। मैग्नेटिक डोमेन कहते हैं। तो मैग्नेटिक डोमेन्स की उपस्थिति के कारण ये पदार्थ आयरन, कोबाल्ट, निकिल चुंबकीय क्षेत्र में शीघ्रता से आकर्षित होते हैं। इन्हें हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। एंटी फेरोमैग्नेटिक पदार्थ अनेक तत्वों में, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड है MnO, मैग्नीज ऑक्साइड, इसमें यह देखा गया कि जो निकटवर्ती परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे के प्रति समानांतर एंटी पैरेलल ढंग से, ये जैसे एक परमाणु, दूसरा परमाणु, तीसरा परमाणु, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो एक का डायरेक्शन ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, एक नीचे, यह जो व्यवस्था होती है उसको कहेंगे एंटी पैरेलल ढंग से ये इलेक्ट्रॉन लॉक होते हैं, जिसके कारण ये चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करते। इनके जो इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन है वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को कैंसिल करता है। इस प्रकार ऐसे पदार्थों में एक उदाहरण यहाँ है मैग्नीज ऑक्साइड का, तो यह पदार्थ चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करता, इसे एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं। अंतिम है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस या फेरी चुंबकीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिसमें जो डोमेन है, इलेक्ट्रॉनों के डोमेन, उसमें असमान ढंग से पैरेलल, एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉनों का डोमेन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर ऐसे, नीचे की ओर कुछ ऐसे ऊपर की ओर, फिर एक दो नीचे की ओर, ये असमान रूप से इस डोमेन में असमान रूप से इलेक्ट्रॉनों का पैरेलल और एंटी पैरेलल इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिसके कारण ये आंशिक रूप से चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होते हैं। जब इन्हें गर्म करते हैं, ऐसे पदार्थों को जब गर्म करते हैं, इसका उदाहरण है Fe3O4 मैग्नेटाइट, का नाम है मैग्नेटाइट, ये उदाहरण है फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो ऐसे पदार्थों को गर्म करने पर इनकी जो इलेक्ट्रॉन की जो ये व्यवस्था है पैरेलल एंटी पैरेलल की, यह बिगड़ जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है और ये अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। अनुचुंबकीय, यहाँ पुनः सुनिए, जब हम फेरी मैग्नेटिक पदार्थों को गर्म करते हैं तो उनके डोमेन के इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था में परिवर्तन होने के कारण ये अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। एक बात और महत्वपूर्ण है, Fe3O4 यह वास्तव में दो प्रकार के यौगिकों का मिश्रण होता है, FeO फेरस ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, इन दोनों को मिला दें तो Fe3O4 सूत्र का यौगिक प्राप्त होता है। इसे कहते हैं फेरोसो फेरिक ऑक्साइड। ये मैग्नेटाइट के रूप में प्रकृति में कहीं कहीं अयस्कों के रूप में, लोहे के अयस्क के रूप में पाया जाता है। तो यह पदार्थ फेरी मैग्नेटिक पदार्थ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। आज के इस क्लास में इतना ही। यह चैप्टर इसी टॉपिक के पश्चात समाप्त होता है। आप लोग मेरे द्वारा जो नोट्स दिया जाएगा उसको अपने कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे, उसे मैं आगे समय पाने पर चेक करूँगा। अभी फ़िलहाल इतना ही करते रहिए। धन्यवाद।